Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about cell characteristics. There is a relationship between cell structure and function. For example, the size and shape of the cells is according to their function. RBCs are red blood cells which are present in the blood. They are filled with the round molecule hemoglobin. Normally the hemoglobin molecules are round in shape and the red blood cells are also round in shape. And this shape of red blood cells and hemoglobin, it helps to transport oxygen through the blood capillaries and whole blood vessels. ठीक है जी. So normal red blood cells की जो shape है वो hemoglobin को लेके जाने के लिए blood capillaries में से और oxygen को transport करने के लिए throughout the body from lungs to all cells बहुत helpful है. अगर इसकी shape ऐसी ना होती तो ये इतनी अच्छी तरह अपना काम ना कर सकता. Similarly, the nerve cells are long cells and these long cells are helpful in taking messages from one part of the body to the other part of the body. इस तरह जो xylem cells हैं ये hollow long vessels होते हैं जो एक के ऊपर एक मौजूद होते हैं और water transport करने में helpful होते हैं. इसी तरह muscle cells contract करने में helpful होते हैं. Bone cells अपने इर्द गिर्द matrix में hard substances release करते हैं calcium phosphate के form में जिसकी वजह से bones hard और strong होती हैं. So all the cells they are specially adapted or designed for their specific task. The surface area to volume ratio is very important, particularly for those cells which are involved in absorption or exchange of material. For example, root hair cells. ये देखें ये रूट का सेक्शन है और रूट की जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं इनमें से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी बड़ी लॉन्ग एक्सटेंशंस होती हैं. दीज आर कॉल्ड रूट हेयर सेल्स. रूट हेयर जो है वो क्या करती है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से वाटर को एब्जॉर्ब करती है. तो अगर ये ऐसे सीधा सा सेल होता है जैसे ये सेल है तो ये इतनी अच्छी तरह वाटर ना एब्जॉर्ब कर सकता जितना ज्यादा ये कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. देन थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स. जैसे जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं प्लांट्स के उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं. वो सेल्स प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. इसी तरह प्लांट या एनिमल्स के वो सेल्स जो सिक्रीटरी सेल्स हैं उनमें रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस वेल डेवलप्ड होते हैं. नाउ सेल एक्ट्स एज एन ओपन सिस्टम. पहले बात ये समझने की जरूरत है कि सिस्टम्स क्या होते हैं. एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना वो अपनी सराउंडिंग से कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता, ना ही एक्सचेंज ऑफ मैटर ना ही एक्सचेंज ऑफ हीट. एक होता है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम अपने सराउंडिंग से मैटर को एक्सचेंज नहीं करता लेकिन एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सचेंज कर सकता है. ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग से मैटर को भी एक्सचेंज करे और हीट को भी एक्सचेंज करे. अगर हम सेल की एग्जांपल लें तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट तरह की गैसेस और सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के और डिफरेंट चीजें प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स या तो स्टोर हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. तो सेल जो है एक ओपन सिस्टम है जिसमें मैटर आ रहा है और जा रहा है और एनर्जी आ रही है और जा रही है और कंटिन्यूअसली एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो रहा है. अब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? दैट इज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल सरफेस मेम्ब्रेन. ठीक है जी. ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है आसानी से और कुछ को नहीं. अब एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में या मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है साइज और सरफेस एरिया का. ठीक है जी. साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. अगर इसको पहले इस एग्जांपल से समझें. लेट्स सपोज कि आपके पास एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स है जिसको आपने एक रैपिंग शीट से रैप करना है और छोटे आपके पास 27 बॉक्सेस हैं जो मिला के इस एक जितने हो रहे हैं. अगर मैं आपको एक शीट दूं तो वो आपके इस एक बॉक्स के ऊपर रैपिंग शीट गिफ्ट शीट आपने चढ़ाई इसके ऊपर पूरी आ गई. लेकिन क्या वही गिफ्ट शीट आपकी इन 27 छोटे बॉक्सेस के ऊपर पूरी आ जाएगी? कैसा हो सकता है? आप में से जिन्होंने गिफ्ट्स पैक किए हों या कवर्स चढ़ाए हों उनको अंदाजा होगा कि एक बड़े बॉक्स के ऊपर आपकी रैपिंग शीट गिफ्ट शीट कम लगेगी और छोटे बहुत सारे बॉक्सेस के ऊपर आपकी रैपिंग शीट ज्यादा लगेगी. हालांकि ये 27 बॉक्सेस को जब इकट्ठा करके रखा जाए तो इनका साइज जो है या वॉल्यूम इसके बराबर ही. टोटल वॉल्यूम इस बड़े वाले क्यूब का, लार्ज क्यूब जो है इसका वॉल्यूम भी 27 यूनिट्स है और जो ये 27 छोटे यूनिट्स हैं इनका भी टोटल वॉल्यूम 27 यूनिट्स. लेकिन अगर इसका सरफेस एरिया निकाला जाए तो ये 54 होगा और इसका होगा 162. अगर इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखा जाए तो वो 2 है लेकिन इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देखा जाए तो वो 6 है. ठीक है जी. ये आपकी बुक में जो वैल्यूज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं. अगर हमारे पास एक बड़ा सेल हो, ठीक है जी, और उसकी एक डायमेंशन 30 माइक्रोमीटर है
तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मतलब क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ तीनों बराबर होती हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, ये आ गया 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। ठीक है जी, इसका भी वॉल्यूम यही है, इसका भी वॉल्यूम यही है, क्योंकि ये जो 27 सेल्स हैं हर सेल 10 माइक्रोमीटर क्यूब के बराबर है, यानी इसकी लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ 10 माइक्रोमीटर है। अब सरफेस एरिया वर्ल्ड लार्ज क्यूब का कैसे निकालेंगे कि इसकी 6 साइड्स जो हैं वो बराबर हैं और इनको हम 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर, एक पूरी, इट हैज़ गॉट 6 सर्फेसेस, हर सरफेस की 2 साइड्स है 30 बाय 30। इस 30 बाय 30 से हमारी एक सरफेस आ गई और टोटल 6 सर्फेसेस हैं, तो इस तरह सरफेस एरिया निकला है 6 सर्फेसेस का 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम एक 1 स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया निकालें तो एक क्यूब का लेंथ और विड्थ 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 माइक्रोमीटर है, ये एक सरफेस हो गई और ऐसी 6 सर्फेसेस हैं, एक क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, इसलिए एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया निकल आया 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स कितना हो जाएगा, एक का 600 है, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया। देखें एक लार्ज सेल अगर होता तो इस डायमेंशन का, तो उसका सरफेस एरिया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर होता, और अगर इसी जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। एक्चुअली नेचर में इसी तरह हो रहा है, बहुत कम सेल्स हैं नेचर में जो लार्ज हैं, जैसे कि बर्ड्स के एग्स वगैरह वो लार्ज हैं, लेकिन उनका मेन काम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। लेकिन जो एक्टिवली मेटाबॉलिक सेल्स होते हैं दे ऑलवेज नीड मेनी थिंग्स टू एंटर इन देम एंड मेनी थिंग्स टू लीव फ्रॉम देम। उन्हें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो उनके अंदर एंटर हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्हें अपनी बॉडी से बाहर निकालनी, न्यूट्रिएंट्स और गैसेज उन्होंने अंदर लेनी है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स को, अमाइनो एसिड्स को, लिपिड्स को अपने अंदर लेना है और रिमूव करने हैं वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह वगैरह। तो ये जो इनटेक या रिमूवल है इसके लिए लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। अगर एक ही बड़ा सा सेल होगा और उसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं तो ये सरफेस एरिया इनफ नहीं है कि इसमें से जितना एक्सचेंज रिक्वायर्ड है वो हो सके। दैट इज वाई इन नेचर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी मच स्मॉलर एंड दीज स्मॉल सेल्स आर हेल्पफुल इन metabolism of the cells because they have got a large surface area to volume ratio। ये जो भी हमने डिस्कस किया ये देखें, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, अगर छोटे छोटे सेल्स होंगे तो ज़्यादा होगा, अगर बड़े सेल्स होंगे तो कम होगा। तो बड़े सेल्स में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन छोटे सेल्स में अच्छी तरह हो सकता है। ना जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस की हम बात कर रहे हैं उसमें ये बात समझने की जरूरत है कि कैसे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इन एंड आउट ऑफ सेल, हाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन एंड आउट ऑफ सेल। There are 7 methods which are discussed in your text. Number 1 is diffusion. Diffusion क्या है? Diffusion is the net movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. मॉलिक्यूल्स रेंडम मूवमेंट करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, 0 केल्विन जो टेम्परेचर है उस पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रुकती है, अदरवाइज हमेशा मॉलिक्यूल्स रेंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब जहाँ मॉलिक्यूल्स एक जैसे ज़्यादा होंगे वो आपस में टकरा के उधर जाते जाएंगे जहाँ पे उस तरह के मॉलिक्यूल्स कम है। सो ये एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन है, ये एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन है, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है फ्रॉम हाई टू लो, यहाँ बहुत हाई है, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, ये कहलाता है concentration gradient. When the movement of molecule takes place according to the concentration gradient, it is without any requirement of energy. That is why it is called passive transport. Passive transport कैसी transport है जिसमें energy नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये जो movement हो रही है ये according to the concentration gradient हो रही है from area of high concentration to area of low concentration. This is due to the random movement of particles. अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बेसिकली बनी हुई है लिपिड बाइलेयर की। लिपिड बाइलेयर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजरने देता, चार्ज मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजरने देता, बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजरने देता। तो बाकी मॉलिक्यूल्स कैसे गुजरेंगे? जो बड़े हैं, वाटर सॉल्युबल है, जिनके ऊपर चार्ज है, उनके लिए फिर जरूरत पड़ती है जिस प्रोसेस की, उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। कई तरह की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं सेल के मेम्ब्रेन में, कुछ प्रोटीन चैनल्स होती हैं, एक सीधा रास्ता होता है, वो जब खुल जाता है तो वो मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर यहाँ मॉलिक्यूल ये ज़्यादा है और यहाँ ये कम है तो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सो इट इज़
पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैरियर प्रोटीन्स इसी से मिलती जुलती प्रोटीन्स होती हैं, वो एक वक्त में एक मॉलिक्यूल को लेती हैं और उसको मूव करती हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ देखें ये मॉलिक्यूल ब्लू वाले यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। कैरियर प्रोटीन एक वक्त में एक मॉलिक्यूल को पिक कर रही है और अपनी शेप चेंज करके उसको यहाँ पहुंचा रही है। जहाँ ये दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, जहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद होंगी वहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नॉर्मल डिफ्यूजन से हाई रेट पे होगी। The third method of movement of molecules is osmosis. Osmosis is a special type of movement which is only restricted to water molecules. It is the movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. देखें ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे ब्लू से शो किए गए छोटे छोटे, और ये जो पिंक से शो किए गए ये सोल्यूट के मॉलिक्यूल है। हो सकता है ये शुगर हो सकता है ये सॉल्ट हो। सोल्यूट क्या होता है, अगर आपने एक ग्लास पानी लिया उसमें एक चम्मच चीनी डाली है या एक चम्मच नमक डाला है, तो जो आपने चीनी या नमक डाला ये सोल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। लिविंग सिस्टम्स में या थ्रू आउट वर्ल्ड अर्थ पे वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें ज्यादा चीजें डिजोल्व होती हैं। तो जो चीज वाटर में डिजोल्व हुई है वो है सोल्यूट। अच्छा, इस केस में शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मॉलिक्यूल अब ये देखें दो तरह के सोल्यूशन है। बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने दे रही कुछ को नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो शो की गई है वो साइज के अकॉर्डिंग सेमी परमिएबल, कि छोटे मॉलिक्यूल्स को गुजरने दे रही है, बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजरने दे रही। वैसे सेल मेम्ब्रेन भी इसी तरह की मेम्ब्रेन है, वाटर को गुजरने देगी और शुगर को नहीं गुजरने देगी या सॉल्ट को नहीं गुजरने देगी। अच्छा, अब एक तरफ देखें शुगर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, दूसरी तरफ कम है। ये एक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन है। अब जो बीच में रास्ते हैं वो इतने छोटे हैं कि उसमें से शुगर नहीं गुजर सकते, वाटर के मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं। इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल मूव करेंगे, कहाँ से मूव करेंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे। लेकिन होगा क्या, जहां वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां से उधर जाएंगे जहां वाटर मॉलिक्यूल कम है। यहाँ पे सोल्यूट कम है, वाटर ज्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, उसके मुकाबले में वाटर कम है। सो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस। ऑस्मोसिस के बाद क्या होगा, इस साइड का लेवल लो हो जाएगा, इस साइड का लेवल हाई हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस। ये एक और डायग्राम से देखें, अगर हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जिसमें वाटर लेस हो और शुगर मॉलिक्यूल ज्यादा हो, बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसी तरह फिट की हो कि वो गैप्स ना हो साइड पे बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो डाइल्यूट सोल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगी, फ्रॉम एरिया ऑफ लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। जहां पे सोल्यूट कम है वहां वाटर ज्यादा है, जहां पे सोल्यूट ज्यादा है वहां वाटर कम है, इसलिए वाटर इस तरह मूव करेगा और थोड़ी देर बाद इसका लेवल लो हो जाएगा और इसका लेवल हाई हो जाएगा। अच्छा, इस लिहाज से तीन तरह के सोल्यूशन बनते हैं। इस लिहाज से एक कंसेप्ट बनता है टोनिसिटी। टोनिसिटी रेफर इज द रिलेटिव टर्म, और वो किसके मुताबिक होता है कि अगर हमारे पास दो सोल्यूशन हो तो हम उसको कंपेयर कर सके। जैसे यहाँ पे जो डाइल्यूट सोल्यूशन है ये हाइपोटोनिक है, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। ये जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है ये हाइपरटोनिक है। इन दोनों सोल्यूशन के लिहाज से ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपरटोनिक है। अच्छा, यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्म। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन टेकन हियर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो है जिसमें के सॉल्ट्स या सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, सिमिलर है टू द साइटोप्लाज्म। यानी जितना इसमें क्या है, वाटर बाहर ज्यादा है अंदर कम है, इसमें वाटर जितना बाहर है उतना ही अंदर है, इसमें वाटर बाहर कम है अंदर ज्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, एनिमल सेल को यहाँ पे एग्जांपल ली गई है रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल को अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो जितना वाटर उसमें एंटर होगा उतना ही उसमें से बाहर निकलेगा, इसलिए उसकी नॉर्मल डिस्क फ्लैट डिस्क लाइक शेप जो है इसकी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर इसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए जहां सोल्यूट कम है वाटर ज्यादा है, तो बाहर वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ऑस्मोसिस के जरिए सेल पहले मोटा होगा, स्वेल करेगा, फिर और वाटर उसमें एंटर हो जाएगा तो फिर ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, लाइसिस ऑफ सेल हो जाएगी, द सेल इज लाइज्ड हियर। और अगर ऐसे ही रेड ब्लड सेल को, एक ठीक रेड ब्लड सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, इर्द गिर्द सोल्यूशन में
सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर कम है, साइटोप्लाज्म में उसके मुकाबले में वाटर ज्यादा है, इसलिए वाटर मूव करेगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड, सेल श्रिंक होता जाएगा, श्रिवल हो जाएगा। ठीक है जी, ये होगा एनिमल सेल के साथ। अच्छा, यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल शेप के होते हैं, इसमें हमारा जो ब्लड है जिसमें ब्लड सेल्स मूव करते हैं दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। ब्लड के अंदर सॉल्ट्स के और वाटर की कंसंट्रेशन वही है जो रेड ब्लड सेल के अंदर है, इसलिए रेड ब्लड सेल अपनी नॉर्मल शेप में रहते हैं। अच्छा, प्लांट्स जो हैं इनको जब हम पानी देते हैं, प्लांट के अंदर खून नहीं होता, वाटर ही मूव करता है, तो प्लांट के अंदर जो सोल्यूशन मूव करता है वो एक्चुअली हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है सराउंडिंग में, सोल्यूट की कम है। उसके मुकाबले में साइटोप्लाज्म में वाटर की कंसंट्रेशन बाहर के मुकाबले में कम है सोल्यूट्स के साथ, इसलिए वाटर इसमें भरता जाएगा ज्यादा फिल हो जाएगा, इसका वैक्यूल भी बड़ा हो जाएगा। ऐसी सूरत में सेल फटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द एक हार्ड सेल वॉल मौजूद है जिसको प्रोटेक्ट कर रही है। ये हार्ड सेल वॉल इसकी जो है वो फैल जाएगी, बिल्कुल ऐसी जैसे अगर आप बैलून में हवा ज्यादा भरें तो बैलून फूल जाएगा, इसी तरह इस सेल में जब पानी ज्यादा भर जाएगा तो ये फूल जाएगा। लेकिन ये समझे ये कमजोर सा बैलून था जिसमें हवा ज्यादा भरी तो ये फट गया। ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बैलून है, कोई होते हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग बैलून जिनको आप हवा ज्यादा भी भर लेते हैं तो वो फिर भी नहीं फटते, तो ये स्ट्रॉन्ग सा बैलून है जो कि भर गया है लेकिन फट नहीं रहा। ऐसे सेल को कहते हैं टर्जिड सेल। ये प्लांट्स जब हरे भरे लग रहे होते हैं, इनके लीव्स जब फ्रेश होते हैं, अपनी शेप मेंटेन की हुई थी रोज पेटल्स ने या प्लांट लीफ जिनको अच्छी तरह पानी मिला, वो टर्जिड होते हैं। ठीक है जी, turgidity is the situation in which plants are provided with abundant water and that water enters into the cells and fill them so much that the cytoplasm pushes the cell wall to the outside and cells they become turgid. All the turgid cells maintain the shape of soft green parts or soft flowers etc. soft parts of the plants. ठीक है जी। अच्छा, अगर प्लांट सेल को पानी कम मिले तो उसके जो सोल्यूशन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आइसोटोनिक, यानी जितनी वाटर की कंसंट्रेशन अंदर है उतनी बाहर, जितनी सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर है उतनी ही अंदर है, तो जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही, जितना वाटर बाहर से अंदर जाएगा उतना ही बाहर से अंदर से बाहर चला जाएगा। इस सूरत में ये जो सेल है ये बहुत ज्यादा स्वोलन नहीं होगा, ये जरा सा ढीला हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपने बैलून में थोड़ी कम हवा भरी हो तो वो जरा ढीला सा बैलून बन जाता है, तो ये ढीला सा जो सेल है ये फ्लैसिड हो जाता है। जैसे अगर आपने अपने गमले में प्लांट को रखा हो गर्मी और आपने 1-2 दिन से उसको पानी नहीं दिया तो उसके पत्ते मुरझाने लगेंगे। ठीक है ना, या आपने कोई फूल तोड़ा है और वो पानी के बगैर रखा हुआ है तो वो फूल मुरझाने लगेगा, ढीला सा हो जाएगा, उसकी पत्ते लटक जाएंगे, शाखें नरम वाली लटक जाएंगी, ये कंडीशन होती है फ्लैसिड। अगर ऐसे सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, जिसमें बाहर सोल्यूट बहुत ज्यादा है वाटर कम है और अंदर उसके मुकाबले में सोल्यूट कम है वाटर ज्यादा है, तो वाटर ने कहाँ मूव करना है, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अंदर क्योंकि वाटर ज्यादा है बाहर कम है इसलिए वाटर बाहर निकलता चला जाएगा, सेल छोटा होता जाएगा, श्रिवल होता जाएगा। अब इसकी तरह बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ये तो देखें ना इससे कितना चेंज हो गया, इस सेल की शेप ढीली तो हो जाएगी लेकिन ये अभी भी अपनी शेप किसी हद तक मेंटेन रखेगा। अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप्स नजर आएंगे। These gaps indicate that this cell has undergone the process of plasmolysis. ये होता है प्लाज्मोलिसिस के जब सेल्स को वाटर कम मिले, अगर इसको दोबारा वाटर ज्यादा मिल जाए तो फिर ये नॉर्मल या फ्लैसिड या टर्जिड पे दोबारा आ जाएगा। Osmosis is very important in opening of the stomata. Stomata आपको पता है, these are the openings present on the leaves which are guarded by 2 cells, guard cells. अच्छा, जो एपिडर्मिस है लीफ सेल की आउटर मोस्ट लेयर, उसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता लेकिन स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट होता है। जहां क्लोरोप्लास्ट होगा जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वहां फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा जिसकी वजह से फूड मॉलिक्यूल शुगर बनना शुरू हो जाएगा। अब जब अंदर शुगर बनेगा तो जाहिर सी बात है अंदर के का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड, हाइपरटोनिक, इर्द गिर्द के मुकाबले में। साथ वाले सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, उनमें शुगर नहीं बन रही, ग्लूकोज नहीं बन रही, इसलिए जहां ग्लूकोज बन रही है वहां पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही, इसलिए इर्द गिर्द के सेल से वाटर इसमें एंटर होगा। जब वाटर एंटर होगा तो ये सेल फूल जाएंगे। आपने कभी लंबे वाले बैलून जिनको छोटे वाले पंप से पंप करते हैं उनको भर के देखा है, जब ज्यादा भरे तो वो टेढ़े से हो जाते हैं, जब वो ढीले होते हैं, जब उनमें हवा कम होती है लंबे पतले वाले बैलून में तो वो ऐसे सीधे से हो जाते हैं।
गार्ड सेल्स भी इसी तरह के सेल्स हैं, जब इनमें वाटर ज्यादा फिल्ड होता है तो ये स्वेल होके बेंड हो जाते हैं और दो बेंडेड सेल्स के बीच में जो गैप होता है वो एक ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड स्टोमेटा। अच्छा, रात के वक्त क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ना इधर हो रही है ना इधर हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि शुगर नहीं बन रहा तो जो कंसंट्रेशन इधर है शुगर की वही है इधर है। अब यहाँ पे पहले पानी ज्यादा भरा हुआ था दिन को, अब इर्द गिर्द के सेल्स में वाटर मूव कर जाएगा क्योंकि अंदर वाटर ज्यादा था, बाहर वाले सेल्स में कम था। गार्ड सेल से वाटर मूव कर जाएगा रात के वक्त सराउंडिंग एपिडर्मल सेल्स में, तो फिर ये सेल्स थोड़े से ढीले हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। पहले ये सेल्स टर्जिड थे, दिन के वक्त गार्ड सेल्स टर्जिड होते हैं, रात के वक्त फ्लैसिड हो जाते हैं। जब टर्जिड हो गार्ड सेल्स तो वो बेंड कर जाते हैं और उनके बीच में एक ओपनिंग खुल जाती है स्टोमेटा। जब वो फ्लैसिड हो तो उनके बीच की ओपनिंग दब जाती है, खत्म हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज। So stomata open at daytime due to photosynthesis in guard cells and net movement of water from surrounding cells to the guard cells. At night time when there is no photosynthesis, water moves out of these guard cells into the surrounding cells. Now application of knowledge about semi permeable membrane, एक तो common example water filter है, आपके कॉलेज में भी लगा है, बहुत के घर में भी होगा। ये किस लिए होता है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो बैक्टीरिया को, वायरसेस को, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को रोकती है। अच्छा, एक और प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, जिसके जरिए पोल्यूटेड वाटर या सी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देखिए, एक तरफ प्योर वाटर है, एक तरफ कंटेमिनेटेड वाटर है या सी वाटर है, बीच में बहुत सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर आम हालात में इसको छोड़ दिया जाए तो वाटर इधर से इधर मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, प्रेशर अप्लाई किया गया फोर्स के जरिए। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की नॉर्मल डायरेक्शन थी ये, इस अप्लाइड प्रेशर की वजह से रिवर्स ऑस्मोसिस होगी और वाटर इधर से इधर मूव करेगा। जब ये फोर्स के साथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से मूव करेगा तो ये प्योर वाटर हो जाएगा, फिल्टर वाटर हो जाएगा, प्योरिफाइड वाटर है जिसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। Now fourth process is filtration. It is the process by which small molecules are forced to move across semi-permeable membrane with the help of water pressure, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। इसकी ये एग्जाम्पल है, आपने शायद इस तरह का कुछ लैब में देखा हो कि कॉनिकल फ्लास्क के ऊपर कॉनिकल फनल रखते हैं और उसके ऊपर फिल्टर पेपर को फोल्ड करके रखते हैं और जो भी सोल्यूशन फिल्टर करना है वो डालते हैं तो फिल्ट्रेट होके वो नीचे आ जाता है। क्योंकि ऊपर से डालते हैं तो वाटर का प्रेशर बन जाता है जो उस मटेरियल को धक्का देता है और वो इधर आ जाता है। लेकिन ब्लड प्रेशर भी हो सकता है इन केस ऑफ कैपिलरीज। ये देखें, ये आर्टरी से ब्लड आ रहा है, आर्टेरियल ब्लड, और ये वेन की तरफ जा रहा है। जो ब्लड आर्टरी से आ रहा है वो हाई प्रेशर ब्लड है। अब जो कैपिलरी की वॉल है वो फिल्टर पेपर के तौर पे एक्ट करती है और बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं गुजरने देती, छोटे मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है। ज्यादा फ्लूइड्स जो है वो फिल्टर होके बाहर आ जाते हैं। सो कैपिलरी के शुरू में ये देखें दूर दूर हैं छोटे, ये एल्ब्यूमिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड भी मौजूद है, लेकिन आखिर तक पहुंचते पहुंचते क्योंकि बहुत सारी फिल्ट्रेशन हो गई इसलिए ये लार्ज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होकर गुजर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड कम हो गया। Active transport is the fifth type of transport. It is the movement of molecule against concentration gradient by using ATP energy. देखिए, अभी तक हमने जितनी भी मूवमेंट की बात की है इस सब में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। कौन कौन सी, फिर रिपीट करते, डिफ्यूजन, facilitated diffusion, osmosis and filtration. These four processes do not require energy. But this क्योंकि ये सारी मूवमेंट कहाँ हो रही है, फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ कैपिलरी के अंदर फ्लूइड ज्यादा है, बाहर कम है, इसलिए वो मूव कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन ये अकलौती मूवमेंट है जो कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है कि जहां मॉलिक्यूल कम है वहां से घसीट के उसको वहां डाल दे रहे हैं जहां वो ज्यादा है। अब इस काम के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन देगा, एटीपी मॉलिक्यूल इज द एनर्जी सोर्स इन द सेल और इसकी एग्जांपल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जब काम करता है तो एक वक्त में 3 सोडियम को बाहर निकालता है और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आता है और उसके लिए इसे एक एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए होता है। ये डायग्राम देखें, 3 सोडियम को इसने पकड़ा, सेल के अंदर सोडियम पहले ही कम होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं, लेकिन वो थोड़े भी जो सोडियम अंदर है उनको उसने क्रैप किया, एटीपी की एनर्जी ली और इन 3 सोडियम को किक आउट कर दिया, सेल से बाहर निकाल। बाहर से 2 पोटाशियम को पकड़ा, पोटाशियम की कंसंट्रेशन जनरली सेल्स के अंदर ज्यादा होती, अंदर ज्यादा होती है, बाहर कम होती है। कम जगह से घसीट के वो कहाँ लेके आ रहा है, ज्यादा वाली जगह पे। ये क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि जहां कम है वहां से ज्यादा की तरफ लेके आया जाए। सोडियम इज नॉर्मली मोर आउटसाइड
एंड लेस इनसाइड, और सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है, सोडियम को अंदर से बाहर निकाल रहा है। पोटेशियम इज मोर इनसाइड लेस आउटसाइड, सोडियम पोटेशियम क्या कर रहा है, बाहर से इसको अंदर लेके आ रहा है। सो विद एवरी 1 molecule of ATP, sodium potassium pump is capable of moving 3 sodium outside and 2 potassium inside. Next is another type of movement जिसको एनर्जी चाहिए, एंडोसाइटोसिस. इट इज सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल्स बाय इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन. जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होती है और सब्सटेंसेस को अंदर लेके जाती है बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में. दो तरह की एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. उर्दू में याद रखें, पीनो से पीना. सेल जो हम पीते हैं, क्या पीते हैं, फ्लूइड को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से ढेर सारा फ्लूइड अपने अंदर ले जाएं, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस. फैगो का मतलब है खाना, ईटिंग. फैगोसाइटोसिस जब सेल्स ईट अप करें. ये देखिए, ये बैक्टीरिया और व्हाइट ब्लड सेल उसको ईट अप कर रहा है. सो सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन दे आर टेकन अप by the infolding of membrane by the cell, it is called phagocytosis. Liquids when they are taken up by the cells by the infolding of membrane, it is called pinocytosis. जिस तरह एंडोसाइटोसिस है उसी तरह एक एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है एक्सोसाइटोसिस. इट इज द एक्सपोर्ट ऑफ बल्की मटेरियल फ्रॉम द सेल. एक्सोसाइटोसिस में सेल के अंदर से चीजें बाहर निकलती हैं. खासतौर पे जो सेल सिक्रीशन करते हैं वो इस तरह करते हैं, लेकिन जो सेल एंडोसाइटोसिस करते हैं वो एक्सोसाइटोसिस भी कर रहे होते हैं. और जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस के वक्त इनफोल्डिंग के जरिए अंदर चली गई थी, एक्सोसाइटोसिस के जरिए वो मेम्ब्रेन उसे वापस मिल जाती है. सो दैट्स ऑल अबाउट सेल कैरेक्टरिस्टिक्स.